हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रैक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 17 और 18 अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सबसे पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए, तब तक हमें झुकना भी नहीं चाहिए जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। निरंतर प्रयास और अथक मेहनत करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड दी आयरन बीम सिस्टम? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इसका सही उत्तर है इजराइल। दोस्तों, इजराइल जो है डिफेंस में हमेशा नए नए इनोवेशन लाता रहता है। दोस्तों, अब आइए समझ लेते हैं कि आयरन बीम क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, इजराइल ने हाल ही में एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, इस प्रणाली के माध्यम से किसको टारगेट किया जाएगा? यूएवी, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, इन सभी को लेजर बीम के माध्यम से हवा में मार गिराया जाएगा। ये ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को हवा में नष्ट कर सकती है। दोस्तों, ये जो प्रणाली है आयरन डोम की तरह है, लेकिन आयरन डोम में क्या होता है? रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेजर बीम का। ठीक है, और ये जो प्रणाली है आयरन डोम प्रणाली से भी सस्ती है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही इजराइल की, तो मैं आपको इजराइल के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखिए। ये है इजराइल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलेम है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हारजोग। क्या नाम है? इसहाक हारजोग। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, इजराइल में किस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इजरायली शेकल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, चलते हम सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन दी 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन मेंस सेक्शन? तो दोस्तों, तमिलनाडु टीम ने यह चैंपियनशिप को जीता है। अब सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु ने किसको हराया है? तो तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तमिलनाडु की पुरुष टीम की। ठीक है, तो पुरुष टीम ने किसको हराया है? पंजाब को हराया है 87-69 से। देखिए, ये स्कोर रहा है और इसको हरा दिया है पंजाब को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिला श्रेणी की, यानी कि हम बात करेंगे विमेंस कैटेगरी की। तो भारतीय रेलवे की महिला टीम ने यह चैंपियनशिप जीती है। किसको हराकर? तेलंगाना को हराकर यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। देखिए, महिला कैटेगरी में जो थर्ड प्लेस रहा है किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है, और फोर्थ प्लेस केरल का रहा है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी ये कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। और कौन सा एडिशन था? 71st 71वां संस्करण था। दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं खेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। और हाल ही में इन्हें एसीसी का प्रेसिडेंट भी बनाया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? झारखंड में, जमशेदपुर में। देखिए, नेक्स्ट है, आईपीएल में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो हाल ही मैंने आपको बताया था भारत ने इसमें 10 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्नर ने जीता है। किसने? चार्ल्स लेक्नर ने। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को किसने जीत लिया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, ईगा स्वितेक। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? विच कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इजिप्ट एज अ व्हीट सप्लायर?
तो दोस्तों हाल ही में किसे ये मान्यता दी गई है, किस देश को? तो भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों आइए जानते हैं कि मिस्र ने कैसे भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की। दोस्तों आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन अधिकांश गेहूं जो भी उत्पादित होता है कहाँ पे निर्यात करते हैं? मिस्र को निर्यात करते हैं, मिस्र को एक्सपोर्ट करते हैं। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातकों में से एक है। यहाँ पर बहुत मात्रा में गेहूं नहीं होता, तो ये दूसरे देशों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में इसने भारत को स्वीकृति प्रदान की है और भारत के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। दोस्तों गेहूं के निर्यात में वृद्धि और भी देशों में देखने को मिली है जहां पर गेहूं भारत सप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका, ओमान और मलेशिया। इन सभी देशों में ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर गेहूं की भारी मांग आ रही है और भारत इन्हें सप्लाई कर रहा है। अब आइए जानते हैं कि भारत और विश्व में गेहूं का उत्पादन की स्थिति कैसी है। दोस्तों भारत में गेहूं का जो फसल है कुल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 30 मिलियन हेक्टेयर में। भारत में जो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं सबसे पहला किसका स्थान आता है? तो सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। भारत मुख्य रूप से किन देशों को एक्सपोर्ट करता है गेहूं? तो देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात। मैंने आपको इन देशों के नाम बताए भारत जिन्हें एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों एक डाटा भी बताया गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? भारत तो दूसरा है, तो पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और भारत किस नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पर है। इसके बाद भारत के बाद स्थान आता है किसका? रूस का। देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बता देता हूं जो FAO के द्वारा जारी किया गया है। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 2020 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश है जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का? दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश रूस है। कौन है? रूस है। इसके बाद आता है स्थान अमेरिका का और तीसरे नंबर पर आता है कनाडा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए FAO की स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। ठीक है दोस्तों एक और क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को एक डे मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है और इसे कहते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आज का सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विनर्स के बारे में। 2021 में जिन खिलाड़ियों ने यह पुरस्कार जीता है उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई। देखिए 1991-92 में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जिनका संबंध चेस से है। दोस्तों इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 12 खिलाड़ियों को। सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, आप कह सकते हैं एथलेटिक्स से रिलेटेड है। दूसरे हैं रवि कुमार जिनका संबंध कुश्ती से है। तीसरे हैं लवलीना बोरगोहेन जिनका संबंध मुक्केबाजी से है। चौथे हैं PR श्रीजेश, याद रखिएगा, इनका संबंध हॉकी से है। अवनी लेखरा देखिए पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों पैरा ओलंपिक्स में भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने दिलाया। सुमित आंतिल पैरा एथलेटिक्स से। प्रमोद भगत की बात करें तो ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। 8th नंबर है कृष्णा नागर, इनका संबंध पैरा बैडमिंटन से। 9th है मनीष नरवाल, इनका पैरा शूटिंग से संबंध है। 10th है फ्रेंड्स मिताली राज, देखिए इनका संबंध क्रिकेट से है। 11वें नंबर पर आते सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और 12वें नंबर पे मनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। देखिए फ्रेंड्स 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर में
सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है मणिपुर राज्य में। मणिपुर के वर्तमान सीएम कौन है? तो इनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ध्वज है किसके द्वारा फहराया गया? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। किस जिले में? विष्णुपुर जिले के मोइरंग में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज कितने फीट लंबा है? ये 165 फीट लंबा है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। दोस्तों हाल ही में मणिपुर में 78वां ध्वजारोहण दिवस कब मनाया गया? 14 अप्रैल को मनाया गया और इसी दिन मोइरंग उत्सव भी मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के द्वारा मोइरंग में भारतीय धरती पर पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में 1944 में स्वतंत्र भारत के तिरंगे झंडे को फहराने के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को हर साल ध्वजारोहण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही राष्ट्रीय ध्वज की, नेशनल फ्लैग की, तो मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसे कब अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है पूछा जाता है। देखिए ऊंचाई से चौड़ाई की बात करें तो इसका रेशियो होता है 2:3। यदि आपको चौड़ाई से ऊंचाई की रेशियो पूछ ले, अनुपात पूछ ले, तो आप बताएंगे 3:2। दोस्तों भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 1931 में ऑफिशियल तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो अपनाया गया था ध्वज फ्लैग, उसमें केंद्र में यानी सेंटर में आप यहाँ पर देखें गांधी के चरखे के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 धारियाँ थीं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से कहाँ पे शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 16। तो दोस्तों ये जो 40वां हुनर हाट संस्करण है इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। दोस्तों मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम हो रहा है और जनता के लिए खुला रहेगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका लक्ष्य है वोकल फॉर लोकल। दोस्तों यानी स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना, उन्हें सबके सामने लाना। इस अभियान में शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा और इस टैगलाइन के साथ इसका मजबूत प्रदर्शन किया जाएगा। हुनर हाट के दौरान शानदार कलाकृति प्रदर्शन भी की जाएगी। बॉलीवुड हस्तियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। दोस्तों आप समझ लेते हैं हुनर हाट के बारे में। तो ये अल्पसंख्यक समुदायों यानी कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके कारीगरों के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक जो उत्पाद हैं उसकी एक प्रकार की प्रदर्शनी है। दोस्तों हुनर हाट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। दोस्तों हुनर हाट में किन्हें चुना जाता है? इस प्रदर्शनी में उन कारीगरों को चुना जाता है जिनके पूर्वज, जिनके जो माता पिता या फिर आप कह सकते हैं दादा दादी या बहुत समय तक इस तरह के पारंपरिक हाथ से बने हुए काम में शामिल थे। अभी भी इस पेशे में जो लोग वर्तमान में लगे हुए हैं, हुनर हाट में उन कारीगरों को चुना जाता है। दोस्तों हुनर हाट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई है? 17 मई 1993, 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए दोबारा से। इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में ये जो प्रतिबंध हटाया है इस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। अब समझते हैं कि इंडोनेशिया ने भारत पर कृषि आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट था इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया। दोस्तों भारत ने 24 मार्च जो कि डेडलाइन थी, समय सीमा से पहले अपने खाद्य सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं को रजिस्टर्ड नहीं किया था, इसलिए इंडोनेशिया ने कृषि आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों इंडोनेशिया भारत से क्या क्या इंपोर्ट करता है?
तो भारत से चीनी, गेहूं, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली और प्याज का इंपोर्ट करता है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, जो कि अप्रैल और जनवरी के दौरान भारत से मूंगफली के एक्सपोर्ट में निर्यात में इंडोनेशिया का लगभग 50% हिस्सा देखने को मिला है। यहाँ पे बात आ रही है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो देखिए, भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, भारत और फ्रांस के बीच में एक और अभ्यास, इसका नाम है शक्ति, ठीक है। और एक और है डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर सैन्य अभ्यास होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में है। दोस्तों 15 अप्रैल 2005 को क्या हुआ था? दक्षिण पश्चिमी कमान की स्थापना हुई थी और 15 अगस्त 2005 को इसे चालू किया गया था। दोस्तों बात करें इस दक्षिण पश्चिम कमान की, तो भारतीय सेना की 7वीं और सबसे नवीनतम कमान है। दोस्तों इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे सप्त शक्ति कमान के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आंसर में ही आपको मैंने बताया है, जयपुर राजस्थान में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल A.S. भिंडर। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल A.S. भिंडर। लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी के सभी मुख्यालयों के बारे में, हेडक्वार्टर्स के बारे में। दोस्तों इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और दोस्तों याद रखिएगा, हर साल 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? थल सेना दिवस। सेंट्रल कमांड कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। नॉर्दर्न कमांड, उत्तरी कमांड है उधमपुर में। सदर्न कमांड यानी दक्षिणी कमांड है कहाँ पर? पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड ये जयपुर में है। वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है? चंदी मंदिर। कहाँ पर? चंदी मंदिर पर। लास्ट में है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये शिमला में है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में लगभग कितने लोग गरीबी में चले गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 77 मिलियन। 77 मिलियन लोग गरीबी में चले गए हैं। दोस्तों ये जो डाटा है मैंने आपको बताया किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस रिपोर्ट में हालांकि ये बताया गया है कि जो देश अमीर हैं उसमें महामारी का इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। जो सबसे गरीब देश हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल डेब्ट है और वो फाइनेंशियल डेब्ट से जूझ रहे हैं। जैसा कि आपने हाल ही में देखा, श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ है। श्रीलंका में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, जहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत ऊपर है। ऐसी हालत नेपाल में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में ऐसा जो भी इफेक्ट है देखने को मिला है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुरगांव पत्तन, मुरगांव जो पोर्ट है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? गोवा में है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है संथाल। कहाँ पे शोमपेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु में। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नीलगिरी पहाड़ियों में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इसके दो उत्तर हैं। पहला है ऋषभ पंत और दूसरे अक्षय कुमार। हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? इनका नाम है एमा रादुकानु। क्या नाम है? एमा रादुकानु।
हाल ही में नागालैंड सरकार के द्वारा कितने नए जिले की घोषणा की है? तो 3 नए जिले बनाए गए हैं। हाल ही में किसे सरकार ने चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इनका नाम है प्रदीप कुमार। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये लखनऊ में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? व्हेन वाज द सेव एलिफेंट डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। क्यों मनाया जाता है? हाथियों के बारे में लोगों को जागरूक करने, अवेयर करने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। लोगों को हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों हाथी बचाओ दिवस जो है, इसकी स्थापना किसने की है? तो थाईलैंड में एक फाउंडेशन है, इसका नाम है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन। इनके द्वारा हाथी बचाओ दिवस की स्थापना की गई है। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी कितनी है? ये है लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में। आइए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जान लेते हैं, हाथी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1992 में। दोस्तों ये जो परियोजना किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत। भारत में वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव नाम है। देखिए ये जो परियोजना बनाई गई है, इसका उद्देश्य है हाथियों के आवास को बेहतर बनाना और गलियारों की रक्षा करना। ठीक है। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार भारत में एशियाई हाथियों की टोटल संख्या 27,312 है। सबसे ज़्यादा हाथी भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पाए जाते हैं कर्नाटक में, दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर केरल है। दोस्तों भारत में वर्तमान में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? लगभग बात करें तो 32 एलिफेंट रिजर्व है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड दी सर रिचर्ड हेडली मेडल एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टीम साउदी। क्या नाम है? टीम साउदी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सर रिचर्ड हेडली जो पुरस्कार है, ये न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। देखिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में मैं आपको बताने वाला हूँ T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को और सोफी डिवाइन जो कि न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान है, इन्हें T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 1, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का 71वां संस्करण कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 4, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको बड़े ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पे देने हैं। ये करंट अफेयर ना केवल आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कार्य करेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इस लेक्चर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उनका नॉलेज इन्हेंस हो। देश और दुनिया के बारे में जानने का डेली करंट अफेयर एक बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए फ्रेंड्स, 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञान आनंद। आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जय शाह। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फूकन। आशा है कि आपको मैंने जो ट्रिक बताई होगी तो वो आपको याद आ रही होगी। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है? तो हाल ही में नीदरलैंड ने जीता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं?
तो दोस्तों असम राज्य में ये हमें घड़े प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 8%। साथियों ये था 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 17 और 18 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।